Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope all of you are doing great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, we were trying to understand the most important subject from BS English Language and Literature, which is called History of English Literature. Actually, we were trying to understand this subject with the help of chronology. Basically, this subject based on history, and history can be understood through years, through dates. That is why we were trying to cover the period of 1600s, which started from 450 and it is still continued in present time. So basically we were trying to understand these chronologies, this period, the history of English literature through these 8 periods. These are the 8 periods जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 1600 साल की हिस्ट्री पड़ी हुई है. This age, this period, or you can say the history of English literature started from the Anglo-Saxon and it is still present in the postmodernism. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आगाज़ होता है पहले पीरियड से होता है जो कि एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है और अभी तक इसके अंदर काम हो रहा है. मीन्स के इट्स बीन आलमोस्ट 16 to 1700 ईयर्स. 1600 से 1700 साल हो चुके हैं और इंग्लिश अदब के अंदर अभी भी काम हो रहा है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट in good terms, then you have to understand these 8 periods. इन 8 periods को समझ लेंगे तो वो आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा. इसकी सारी वीडियोस हमने डिस्कस कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पीरियड. आज हम इसका लास्ट पीरियड डिस्कस करेंगे जो कि है पोस्ट मॉडर्न एज. पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे देन यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट. उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये सारे के सारे जो पीरियड्स हैं एक एक पीरियड के ऊपर अलग अलग वीडियो बनी हुई है. सो यू कैन go through that playlist, you can watch it and you can understand it in a better way. So let's get discuss our last period, the postmodern age. Let's dive into the depth of this period. Ladies and gentlemen, I welcome you once again in our last video of the subject history of English literature, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट पीरियड जिसको पोस्ट मॉडर्न एज भी कहा जाता है. और ये पीरियड स्टार्ट होता है इन द ऑलमोस्ट मिड ऑफ 20th सेंचुरी. 1945 से इस पीरियड का आगाज़ होता है और 2026 हो चुका है. अभी तक ये पीरियड पोस्ट मॉडर्निज़म या पोस्ट मॉडर्न एज के नाम से ही जाना जाता है. इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. द पोस्ट मॉडर्न एज इज़ द लेटेस्ट भी कह सकते हैं, लास्ट भी कह सकते हैं. हो सकता है जिस जिस तरह एज आगे बढ़ रही हो तो कोई और पीरियड भी आ जाए, इस वजह से इसको हम लेटेस्ट बोलेंगे. लास्ट आप ना ही कहे तो वुड बी बेटर. द पोस्ट मॉडर्न एज इज़ द लेटेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो जदीद तरीन दौर है उसको पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं. इट स्टार्टेड अराउंड 1945 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो दूसरी जंग अज़ीम हुई थी जो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी. जैसे ही वर्ल्ड वार 2 एंड होती है वैसे ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो लेटेस्ट पीरियड है पोस्ट मॉडर्न एज वो शुरू हो जाती है, उसका आगाज़ हो जाता है एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट डे. और अभी तक वही दौर चल रहा है. इट्स बीन 80 to 81 ईयर्स. 80 से 81 साल हो चुके हैं इस दौर को और ये दौर वैसे का वैसा ही चल रहा है. वी डोंट नो कि ये दौर कब तक चलेगा, चाहे आज एंड हो जाए, चाहे 5 साल बाद, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 200 साल. नो बडी नोज, कोई भी नहीं जानता कि ये पीरियड कहाँ तक चला जाता है. लेकिन याद रखिएगा अभी तक आपका यही पीरियड चल रहा है. इट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न बिकॉज इट केम आफ्टर मॉडर्निज्म एंड रिजेक्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ द मॉडर्न पीरियड. अब इसको पोस्ट मॉडर्निज्म क्यों कहा जाता है ये इस स्लाइड के अंदर हम समझते हैं.
इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडर्न एज के बाद आया था, जिसकी वजह से इसको पोस्ट मॉडर्न कहा जाता है। दूसरी चीज़, इट रिजेक्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ मॉडर्न पीरियड। इसको सेपरेट इसलिए किया गया था क्योंकि मॉडर्न एज के अंदर जो कुछ आइडियाज़ फॉर्म्स दी गई थी, इस एज के राइटर्स ने उनको रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से दोनों एजेस के जो आइडियाज़ थे उनके दरमियान फ़र्क आ गया। जैसे ही फ़र्क आया, बोथ एजेस गॉट सेपरेट। तो दोनों जो एजेस थी वो अलहदा अलहदा हो गई, एक मॉडर्न एज बन गई और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न बन गई। मीनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है, इसके मीनिंग की मदद से समझते हैं। पोस्ट, पोस्ट मीन्स आफ्टर, एनीथिंग दैट कम्स एन अदर थिंग। कोई भी चीज़ जो एक चीज़ के बाद आती है उसको पोस्ट बोलते हैं, जो बाद में आने वाली होती है। पोस्ट, आफ्टर। मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म मीन्स द आइडियाज़ ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के जो आइडियाज़ थे उनको मॉडर्निज्म कहते हैं। तो वो आइडियाज़ जो मॉडर्न एज के बाद आए उनको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहेंगे या पोस्ट मॉडर्न एज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सो पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स लिटरेचर आफ्टर मॉडर्निज्म। तो हम कह सकते हैं कि वो अदब जो मॉडर्न एज के बाद आया उसको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स बिलीव्ड दैट देयर इज़ नो सिंगल फिक्स्ड ट्रूथ। जो पोस्ट मॉडर्निज्म के राइटर्स थे वो एक ही चीज़ पे बिलीव करते थे कि देयर इज़ नो सिंगल फिक्स्ड ट्रूथ, कि एक ही चीज़ का जो लोगों ने अकीदा बनाया हुआ होता है वैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ को मैंने सेंटर बनाया हुआ है, मैं उस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। अब दूसरे लोग मुझे देख के भी उस चीज़ के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस तरह करते करते मेजॉरिटी जो होगी मेरे अकीदे के ऊपर वो फॉल करेंगे और जो जिस चीज़ को मैं तस्लीम कर रहा हूँ उस चीज़ को वो तस्लीम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होता। ट्रुथ कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, ट्रुथ कभी भी सिंगल मेजॉरिटी के अंदर नहीं लिया जा सकता। पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस। अब एक बंदे ने जो चीज़ तस्लीम की, दूसरा बंदा उसको और नज़रिए से देख रहा होता है, उसकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ होगी। तो जितने भी आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसलिए एक ही अकीदे के ऊपर टिके रहना, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट राइट, ये कहते थे पोस्ट मॉडर्न एज वाले। ठीक है जी, तो ये जी इसका मीनिंग। लेट्स कम टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसका एक तारीखी पस मंज़र हम देख लेते हैं। एट नंबर 1 यू हैव सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही इस एज का आगाज़ होता है। आफ्टर द वॉर द वर्ल्ड चेंज ग्रेटली। जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म होती है तो दुनिया का नक्शा बदल के रख जाता है। मीन्स टू से ये नहीं कि पूरी दुनिया ही बदल गई। जब मेजॉरिटी के अंदर चेंजेस, तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो वो ऐसा ही लगता है कि पूरी दुनिया ने अपना रुख बदल लिया है। वर्ल्ड वार 2 दैट वाज द फर्स्ट वॉर जिसके अंदर न्यूक्लियर एटम बम्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद दुनिया ने दुनिया को देखने का रुख बदल लिया कि अगर एक कंट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, वाई कांट वे, वाई कांट ही, वाई कांट दे, तो वो क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकते। तो वो जो एक नज़रिया था ना, वो टोटली तौर पे चेंज हो चुका था। पीपल फेस्ड क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमैनिटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तीन चीज़ों के गिर्द लोग क्वेश्चन मार्क लेके घूम रहे थे। ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या है, अगर इंसानियत है तो कहाँ पे है। अगर इंसानियत होती तो जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर लोगों का हाल किया गया था वो ना होता। दैट वाज द ग्रेट क्वेश्चन यू कैन से। पॉलिटिक्स, सियासत। सियासत इज़ वेरी डेंजरस, इज़ वेरी हज़ार्डस यू कैन से। तो इसके रिलेटेड भी इस दौर के राइटर्स ने सवाल किया। एंड द थर्ड वन वाज सोसाइटी। सोसाइटी ही वो चीज़ होती है जो सिविलाइजेशन को बनाती है, जो कल्चर बनाती है, जो ट्रेडिशंस बनाती है। अगर सोसाइटी के अंदर ही इनजस्टिस होगा, सोसाइटी के अंदर ही राइट्स नहीं मिलेंगे, तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन होगी वो एक दिन टोटली तौर पे कोलैप्स कर जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट
point which you can add in historical background. If we talk about the number two is scientific and technological development. ये एक सदी पहले की ये चीज़ चली आ रही थी साइंस के अंदर डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तरक्की हो रही है। आप आज की एज के अंदर देख लें कि कितनी दुनिया एडवांस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द साइंस, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप एक एक ऐप से पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। आप अर्निंग कर सकते हैं, आप लेक्चर्स दे सकते हैं, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। मीन्स कि आप हर एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं थ्रू साइंस, थ्रू टेक्नोलॉजी। आप एआई देख लें कि कितनी बेनिफिशियल है, कितनी ये ख़तरनाक है। तो ये किसकी मदद है? टेक्नोलॉजी और साइंस की है। कंप्यूटर्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन चेंज ह्यूमन लाइफ। तो वो तो शायद उस वक्त उन्होंने बात की थी जब मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म का आगाज़ हुआ था। आप अब के दौर को देखें कि कंप्यूटर ने, कम्युनिकेशन, मीडिया ने दुनिया का रुख किस तरह से बदल दिया। अब आप कह सकते हैं कि अब दुनिया का मुकम्मल रुख बदला है। टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर। तो ये जो तब्दीली साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आती है सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक महदूद नहीं होती। लिटरेचर के अंदर भी ये बड़ा ही अहम किरदार अदा करती हैं। लिटरेचर की फॉर्म्स को भी ये चेंज कर देती हैं। एंड नंबर 3 यह है ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत। ये भी एक अहम पॉइंट है। डिफरेंट कल्चर्स केम क्लोज़र। आलमगीरियत क्या होती है? वो काम जो पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा ही हो रहा हो। अब एटम बॉम्ब 1945 में एक कंट्री ने बनाया। अब आप देख लें न्यूक्लियर पावर कितनी कंट्रीज़ बन चुकी हैं। हर एक चीज़ जो है ना, वो एक अगर कंट्री शुरू करता है तो वो थोड़े ही वक्त के बाद दूसरी कंट्रीज़ के पास उसकी एक्सेस हो जाती है, या वो अपनी वो वैसी चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं। लिटरेचर बिकेम मोर डाइवर्स। डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्स मीन्स विच हैव मैनी काइंड्स। अगर एक चीज़ है, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा रुख हैं, बहुत ज़्यादा इकसाम है, तो वो डाइवर्स होगा। इस दौर के अंदर लिटरेचर ने अपनी बहुत सी शाखें बना ली थी। मीन्स कि वो कई किस्म का हो गया था। ये नहीं कि वो पिछली फॉर्म्स को चेंज किया, फॉर्म्स वही, लेकिन अंदाज अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था। जी, ये थे जी 3 चीज़ें जो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड अनदर हेडिंग विच इज़ द मेन फीचर्स, कि इस दौर के फीचर्स क्या हैं, इस दौर के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या थी। नंबर 1 इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। जब ये साइंस की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, कंप्यूटर वगैरह की बात होगी, देन यू कैन ऐड जस्ट वन मेन पॉइंट, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। तजुर्बात बहुत ज़्यादा किए गए। साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो हर एक चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किया जाएगा। अब लोग पहले चाँद पे जाते थे, अब लोग मार्स पे जाना शुरू हो गए। सैटेलाइट्स कहाँ कहाँ पहुँच गए। ज़मीन के ऊपर जाया जा रहा है, ज़मीन के अंदर जाया जा रहा है। ये क्या है? सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। देखें ना कितनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें होगी। किसकी बदौलत हुई? एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत हुई। राइटर यूज्ड न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। तो वो तो हम दुनिया की बात कर रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो लिटरेचर के अंदर भी किए गए। राइटर्स ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, नए स्टाइल्स लेके आए और नई टेक्निक्स लेके आए। ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग वाज ऑफन ब्रोकन। जो एक रीत बनी हुई थी, रवाज बना हुआ था, कहानियाँ इस तरह से लिखी जाएँ, इस तरह से सुनाई जाएँ, वो ना डिस्टॉर्ट शक्ल में रह गई थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को नया किया गया था। फ्रेगमेंटेशन। जी, फ्रेगमेंटेशन क्या है? हिस्से हिस्से पार्ट्स क्या होते हैं? स्टोरीज़ में अपीयर इन पीसेस इंस्टेड ऑफ अ सिंपल बिगिनिंग, मिडल एंड स्ट्रक्चर। अब इस दौर की जो स्टोरीज़ हैं वो क्या होती हैं? कम्स इन पीसेस, कि वो फ्रेगमेंटेशन के अंदर आती, पीसेस के अंदर आती। पहले क्या होता था कि एक इंट्रोडक्शन होगा, बिगिनिंग होगी, फिर उसका मिडल आएगा और फिर उसका एंड आएगा। ये एक ढांचा चलता रहा था, स्ट्रक्चर चलता रहा। इस दौर के राइटर्स ने क्या किया कि उन्होंने ये फॉर्म्स को चेंज किया और जो स्टोरी होती थी ना, उनको ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर शोन। एक ही चीज़ को लेके बहुत से नज़रियात दिए गए, बहुत से व्यू पॉइंट्स दिए गए। एक स्टोरी है, उसके ऊपर देयर आर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज यू कैन गिव, कि उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़रियात ज़ाहिर किए गए थे। नो सिंगल कैरेक्टर और आइडिया इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड कम्प्लीटली करेक्ट। अब ये एक व्यू ही होता है कि सिर्फ हीरो को ही आपने अच्छा नहीं समझना, विलन को ही सिर्फ आपने बुरा नहीं समझना। हीरो कैन बी बैड, विलन कैन बी गुड।
ठीक है ना जी। तो ये एक डाइवर्स चीज़ है, ये एक न्यू पर्सपेक्टिव है जो कि इस दौर के राइटर्स लेके आए थे। मिक्सिंग ऑफ जॉनरास, अब क्या हुआ, सबसे कमाल की चीज़ जो मुझे लगी ना इस दौर की वो यही है कि राइटर्स ने चीज़ों को मिक्स कर दिया। किस तरह से? राइटर्स मिक्स्ड कॉमेडी, ड्रामा, फिक्शन, हिस्ट्री। अब पहले राइटर क्या करते थे कि ट्रेडिशनल वे के अंदर इन चीज़ों को अलग अलग लेके चलते थे, लेकिन पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जो थे उन्होंने इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर बना दिया। एक ही चीज़ के अंदर यू कैन गेट एवरीथिंग। ठीक है जी। देन यू हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इनफरादी शनाख्त क्या होती है? लिटरेचर एक्सप्लोर्ड, अदब ने किस चीज़ को एक्सप्लोर किया, परखा? आइडेंटिटी, इंसानी शनाख्त को परखा। कल्चर, सकाफ़त को परखा। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और इंसानी तजर्बात को परखा। सिर्फ मेजॉरिटी को उन्होंने नहीं देखा, एक एक बंदे का एक्सपीरियंस लिया कि एक एक बंदा सोसाइटी को किस तरह से देखता है, एक बंदा अच्छाई को किस तरह से देखता है, एक बंदा बुराई को किस तरह से देखते हैं, ईवल को किस तरह से देखा जाता है। ये पर्सपेक्टिव्स लिए गए। आयरनी एंड ह्यूमर, ये इस एज के अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरनी क्या होती है? विच गिव्स ऑपोजिट मीनिंग। ह्यूमर विच गिव्स यू लाफ, स्माइल। राइटर्स यूज्ड आयरनी टू क्वेश्चन सोसाइटी एंड ट्रेडिशन। मीन्स के जो राइटर्स थे उन्होंने आयरनी का यूज़ करते हुए सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस किए। मीन्स के वो क्वेश्चन सोसाइटी के बारे में ही करना चाहते हैं कि माशरे के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, ईवल क्यों बढ़ रही है, मर्डर क्यों बढ़ रहे हैं, ब्लड शेड क्यों हो रही है। लेकिन वो कुछ अल्फाज ऐसे यूज़ करते थे जो कि आयरनी बेस होते थे। ठीक है जी। तो ये भी एक कमाल की चीज़ इस दौर के अंदर आई थी। ठीक है जी। ये कुछ फीचर्स थे जो आप इस एज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड टू थिंग्स इन वन स्लाइड। एक ही स्लाइड के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिली। नंबर वन इज़ मेजर राइटर्स। पोस्ट मॉडर्न एज के जो मेजर राइटर्स हैं वो आपके पास 5 है, और भी हैं, ये मेजर हैं तो आप इनका ही यूज़ करेंगे। सैमुअल बेकेट, दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसने जो कमाल का लिखा है ना, आप कसम से इमेजिन नहीं करेंगे। वेटिंग फॉर गॉडो, आप इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इस बंदे ने इस के अंदर वेटिंग फॉर गॉडो जो राइटिंग है उसके अंदर कितना कमाल कर दिया। जब आप पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं या देखते हैं, यू फील लाइक कि इट इज़ एब्जर्ड प्ले, कि ये बेईमानी चीज़ है। अब्जर्डिज़म जो आई थी ना वो यहीं से ही आई थी। देखने सुनने में वो एक एब्जर्ड प्ले लगता है कि ये एक मीनिंगलेस चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो एक मैसेज दिया गया ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, जॉर्ज ऑरवेल। नंबर 3, सलमान राशिदी। नंबर 4, मार्गरेट एटवुड। नंबर 5, आयन मैकेवन। ये 5 राइटर्स हैं जो इस दौर के सबसे मशहूर समझे जाते हैं। अब इस एज की अगर हम मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले नावल है जी, फिर पोइट्री, फिर ड्रामा, फिर ऐसे एंड क्रिटिसिज्म। जो पिछली एज के थे वही इसी एज के अंदर दोबारा से आ गए थे। ठीक है जी। तो ये थे जी आपके मेजर फॉर्म्स और इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न एज, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो आपकी एंड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।